यात्री वहां से होकर गुजर रहे थे और उसे इग्नोर करके चले जा रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये कोई भिखारी की बच्ची है। मुझे मेरी माँ के पास जाना है। मम्मा, मम्मा मुझे भूख लगी है, मुझे दूध पिलाओ। दरअसल थोड़ी देर पहले वहां एक भयंकर ट्रेन हादसा हुआ, जिसमें कई यात्री अपनी जान से हाथ गंवा बैठे थे। उन जान गंवाने वाले लोगों में राधिका के माँ बाप भी थे। अब राधिका को देखने वाला वहां कोई नहीं था। इधर उधर भटकते वो कुछ भिखारियों के ग्रुप में पहुंच गई और उन बच्चों के साथ खेलने लगी। तभी वहां पर एक 18 साल का लड़का रोने आया। वो भी एक भिखारी था। अरे बच्ची, कहाँ रहती हो तुम? मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। अरे हाँ, मैं तुम्हारी मम्मी के पास ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी मम्मी है कहाँ? उन लोगों ने मेरी मम्मी पापा को जला दिया। मुझे मेरी मम्मी पापा के पास जाना है। मुझे लगता है यही पास के रेलवे स्टेशन के पास जो यात्री मारे गए थे, उनमें से माँ बाप भी थे। ये बेचारे तो बच गए, इसके माँ बाप भी दुनिया छोड़कर चले गए। कोई बात नहीं बेटा, हम तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा के पास ले जाएंगे। आओ, तुम मेरे साथ चलो। अब धीरे धीरे वो 5 साल की बच्ची राधिका उन्हीं भिखारियों की गैंग के साथ रहने लगी। वहां के सरदार ने उसे भी भीख मांगने पर लगा दिया। लेकिन राधिका जैसे जैसे बड़ी हुई, वैसे ही वो एक सरकारी स्कूल के पीछे बैठकर खिड़की से पढ़ाई किया करती थी। ऐसे ही उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और जवान हो गई। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं जन्म से भिखारी नहीं हूँ, मैं भी किसी अच्छी घर की हूँ। मुझे किसी भी तरह भीख मांगना छोड़ना होगा, लेकिन मेरा तो इस दुनिया में कोई है नहीं। इसके अलावा मैं कभी क्या सकती हूँ? खैर, राधिका सिग्नल के पास अभी भी इधर उधर भीख मांग रही थी कि तभी उसने एक ठेले वाले को देखा जो बर्गर बेच रहा था। तभी राधिका के मन में ख्याल आया, मैं हर रोज देखती हूँ कि बड़े बड़े घरों से लोग आते हैं और इन ठेले वालों के पास फास्ट फूड खाते हैं। मुझे तो सब कुछ बनाना आता है और थोड़ी बहुत भगवान की कृपा से मैंने पढ़ाई भी कर ली है। तो क्यों ना मैं भी फास्ट फूड को एक ठेला लगा लूं? तभी उसके पास जॉनी आता है। राधिका, यहाँ की थोड़ी कितना खट्टा हुआ? भैया, मैंने फैसला किया कि आज के बाद मैं भीख नहीं मांगूंगी। धीरे धीरे बोलो, अगर सरकार ने सुन लिया तो तुम्हारे हाथ में लाकर भीख मंगाएंगे। तुम्हें पता है जब भी झोपड़ी वाला नहीं तुम्हें पाला और तुम्हारा इस्तेमाल वो लोग भीख मंगवाने के लिए करते थे। रोनी भैया, मैं आपको बचपन से बड़ा भूल मारती हूँ। मुझे पता है बचपन से क्यों लगता है कि मैं किसी अच्छे घर से अब मैं बड़ी हो गई, मैं कुछ और काम करूंगी पर मैं भीख नहीं मांगूंगी। जो कुछ लगता है वो सही है। जब तुम 5 साल की थी तो शायद तेरे माँ बाप तेरे हाथ से गुजर गए थे। तो मुझे रेलवे ट्रैक पर मिलती हो, मैंने तुझे सेवा के मिले आया। लेकिन अगर तू भीख मांगना छोड़ना चाहती है तो तू यहाँ से कहीं दूर नहीं जा। अगर इन लोगों ने देख लिया तो तेरे हाथ पर काट देंगे। ठीक है भैया, मैं यहाँ से दूर किसी गाँव में निकल जाती हूँ और वहीं पर कोई अपना धंधा कर लूंगी। मैंने ढेर सारे पैसे भी इकट्ठा कर लिए भैया। ये तो बड़ी अच्छी बात है। ऐसा करती है, मेरे पास भी कुछ पैसे ये भी तू ले। मुझे बता देना किस गाँव में जा रही है, मैं तुझसे मिलने चुपके चुपके आया करूँगा और जल्दी से यहाँ से निकल जा। मेरे यहाँ से 100 किलोमीटर दूर हरपालगढ़ नाम के एक गाँव में मैं उसी गाँव में जा रही हूँ। इस गाँव के बारे में मैंने पढ़ा है। वो गाँव बहुत पिछड़ा है। इस गाँव में मैं फास्ट फूड का ठेला लगाऊंगी तो मेरा दिमाग टूट जाएगा। ठीक है तुम निकल, वरना अगर किसी ने सुन लिया तो तू आजाद नहीं हो पाएगी। राधिका ने तुरंत ट्रेन पकड़ी और वहां से हरपालगढ़ गाँव निकल गई। अब राधिका पूरी तरह अकेली हो चुकी थी, लेकिन अंदर से वो बहुत शौक थी। मैं अकेली इस गाँव में तो आती हूँ, पर मैं फास्ट फूड का ठेला लगाऊंगी कहाँ और कैसे? ऐसा करती हूँ, इस गाँव में कोई ना कोई प्रधान तो होगा है, मैं उनसे जाकर परमिशन ले लेती हूँ। राधिका ने गाँव के प्रधान का पता लगाया और उनकी हवेली पर पहुंच गई। प्रधान जी, मैं एक अनाथ लड़की हूँ। इससे पहले मैं यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक अनाथ आश्रम में रहती थी, पर अब मैं अपने दम पर कुछ करना चाहती हूँ। मैंने कुछ पैसे इकट्ठा किए और इस गांव में फास्ट फूड का एक ठेला लगाना चाहती हूँ। अगर आप परमिशन दे दे तो। अरे क्यों नहीं बेटा, तुम एक अनाथ लड़की होकर भी खुद के दम पर कुछ करना चाहती हो तो मैं तुम्हें परमिशन क्यों नहीं दूंगा। लेकिन हर महीने जो भी कमाई हो उसका 10% हमें देना पड़ेगा। तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी है हमारी। राधिका ये सुनकर बहुत खुश हो गई, लेकिन हर चीज इतनी आसान लगती तो है पर होती नहीं। प्रधान के आसपास जो लड़के खड़े थे वो घूर कर राधिका को देख रहे थे और नाक टपका रहे थे। खैर, उस गांव में कोई दूसरी फास्ट फूड की दुकान थी नहीं, तो अगले ही दिन से लोग उसकी दुकान पर आने लगे। ये जरा तो समोसे और गर्मा गर्म चाय पिलाओ। अरे क्यों भी चाचा, अभी लो। ये लो चाचा, गर्मा गर्म चाय और समोसे। चाचा, मेरे हाथ के पकौड़े खाकर देखो, अगर मजा ना आ जाए तो पैसे मत देना तुम।
बेटिया, हमको तुम्हारे बोलने का तरीका बड़ा मजेदार लगता है। तुम हमेशा ऐसे खुश रहना, और तुमने जब बोल ही दिया तो पकौड़े भी भेज दो। ये सब हमारे मित्र हैं, इनको भी चाय पकौड़े खिला दो, सबका पैसा मैं दूंगा। राधिका ने सभी को चाय पकौड़े खिलाए। सभी को उसके हाथों का फास्ट फूड बहुत पसंद आया। धीरे धीरे उसकी दुकान चल गई। आसपास के गांव के लोग भी वहां पर आने लगे। फिर एक रात जब वो अपने तंबू में सो रही थी, तो प्रधान की वही छिछोरे लड़की उसके पास आई। अरे सुंदरी, तुम्हारे हाथों का स्वाद तो इस गाँव को बहुत पसंद है। क्या तुम अपना स्वाद चखाओगी? तुम लोग इतनी रात में यहाँ क्यों कर रहे हो? मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छी तरह समझती हूँ। मैं मेरे साथ छेड़खानी करने आए हो? अरे वाह, दोस्तों लड़की के जरूरत से ज्यादा चालाक है। अब जब तुम सब कुछ समझ गए तो चलो, तुम्हारा स्वाद चखी लेते हैं। राधिका हिम्मत वाली तो थी, लेकिन तीन चार लड़कों के सामने वो भला क्या कर सकती थी? वो सिर्फ मदद की गुहार लगा सकती थी, पर वो सब लेकिन प्रधान के लड़के थे, तो कोई भी उनके खिलाफ कुछ बोलने को तैयार नहीं होता था। बचाओ, बचाओ, अरे कोई तो बचाओ! तभी अचानक वहां पर लाठी लेकर रोनी आया। उसने प्रधान की आदमियों को खूब मारा और अपनी बहन को बचा लिया। राधिका, मुझे पता था कि तुम अकेले सब कुछ कर लोगी, लेकिन एक लड़की समाज से नहीं बच सकती, क्योंकि समाज बहुत बुरा है। एक अकेली लड़की को देखकर लोग तुरंत मुंह मारने आ जाते हैं। राधिका, चलो मेरे साथ। रोनी उसी वक्त राधिका का हाथ पकड़कर प्रधान की हवेली लेकर चला गया। रोनी ने सारी बात प्रधान को बता दी। तुम जैसे छिछोरे लड़कों की वजह से हमारे गांव का नाम बुरा होता है। एक बेचारी अकेली लड़की को देखकर तुम लोग सब टूट पड़े। वैसे बेटा, तुम कौन हो? प्रधान जी, मैं इसका भाई हूँ। सगा तो नहीं, लेकिन सगी से बढ़कर, और आज के बाद मैं भी इसके साथ यही रहूंगा, इसकी सुरक्षा के लिए। अगले दिन राधिका ने अपना फास्ट फूड का स्टॉल लगाया, तो रोनी भी उसके साथ खड़ा हो गया। उसके फास्ट फूड के स्टॉल पर इतनी भीड़ देखकर रोनी को बहुत आश्चर्य हुआ। अगले दिन राधिका ने अपना फास्ट फूड का स्टॉल लगाया, तो रोनी भी उसके साथ खड़ा हो गया। उसके फास्ट फूड के स्टॉल पर इतनी भीड़ देखकर रोनी को बहुत आश्चर्य हुआ। राधिका, अभी तो आए हो, ज्यादा दिन भी नहीं हुए, इतनी देर में तुम्हारा फास्ट फूड का काम कैसे चलने लगा? भले जिस स्कूल के पीछे मैंने पढ़ाई की है, वहाँ पर एक टीचर अक्सर कहता रहता था कि अगर कोई भी काम मजे से किया जाए तो वो जरूर सफल होता है। मैंने वही ट्रिक इस्तेमाल कर ली। बस मुझे एक कमी थी, और वो ये कि मैं अकेली लड़की थी। पता है, तुम्हारे जाने के बाद बिना गए तो पता चल गया कि मैंने तुम्हें यहाँ से भगा दिया। इसीलिए लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैं किसी तरह चुपके से तुम्हारे पास आ गया, और अब यही रहूंगा। तुम्हारे साथ ही फास्ट फूड की दुकान चलाऊंगा, और धीरे धीरे पैसे इकट्ठा करके पहले तुम्हारी शादी करूंगा, और फिर अगर हो सके तो तुम मेरी शादी करा देना। तो इस तरह धीरे धीरे उनका फास्ट फूड का ठेला चलने लगा। धीरे धीरे उन्होंने ढाबा खोल लिया, और रोनी ने अपनी बहन की शादी गाँव में ही रहने वाले व्यापारी के लड़के से करा दी। उसके बाद राधिका ने प्रधान जी से बात करके प्रधान जी की बेटी से रोनी की शादी कराई, और अब सभी लोग खुशी खुशी उस गाँव में रहने लगे। एक बहुत ही सुनसान गांव हुआ करता था। चारों तरफ हरियाली थी, लेकिन उस गांव में सिर्फ एक ही घर था, जिस घर में बटूधर, अहिल्याबाई और उसकी एक बेटी ममता रहती थी। उसकी माँ किचन में खाना बना रही थी कि तभी अचानक एक चम्मच उसके हाथ से छूटा और जमीन पर गिर गया। मेरी तो जान ही निकल गई थी, ऐसा लगा जैसे कोई बम गिरा हो। ममता अपने कमरे से निकलकर डरते हुए बाहर गई, तो किचन में उसकी माँ खाना बना रही थी। क्या हुआ माँ, आपको कुछ हुआ तो नहीं? तू बार बार डर क्यों जाती है? एक छोटा सा चम्मच ही तो गिरा है, उसी की आवाज आई होगी। माँ, अपना घर इतने ज्यादा सन्नाटे में है कि अगर हल्की सुई पर गिरती है तो उसकी आवाज भी सुनाई देती है। मैं हर बार डर जाती हूँ। तभी अचानक माचिस जलने की आवाज आई। हे हाँ, ये क्या हुआ? लगता है आग लग गई। वो दोनों डरते हुए बाहर गए तो देखा कि हॉल में उनके पिताजी बैठे थे और उन्होंने सिगरेट जलाई थी। क्या हुआ? पापा, माचिस थोड़ा धीरे जलाया करो। इतनी तेज आवाज आई कि हमें लगा कहीं आग लग गई। तुम दोनों आगे को बहुत हो, कैसे तरंगों की आवाज सुनकर डर जाती हो, तो कहीं सांस लेने की आवाज सुनकर? पापा, इतनी सन्नाटे जगह में घर बनाने की क्या जरूरत थी आपको? अपनी बेटी को अच्छे से तैयार कर दो, क्योंकि कल उसे लड़के वाला देखने आ रहे हैं। ममता अपने पिता के मुंह से ये सुनकर थोड़ा हैरान हो गई। पिताजी, आपकी जो भी पसंद होगी मैं वहाँ शादी कर लूंगी। बस एक बात का ख्याल रखना, उनका परिवार बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इस घर में हम 3 ही लोग रहते हैं। ऊपर से घर में इतना सन्नाटा रहता है कि मुझे जरा सी आवाज सुनकर डर लग जाता है। बेटे, चिंता मत कर, कल जो परिवार आ रहा है उनका परिवार बहुत बड़ा है, तो सोच भी नहीं सकती, उससे भी ज्यादा बड़ा परिवार है उनका।
ये सुनकर ममता खुश हो गई। ममता चाय लेकर आई और इतना बड़ा परिवार देखकर वो बहुत खुश हो गई। पहली बार उसे अपने ही घर में डर नहीं लग रहा था। लड़के शेखर की शादी ममता के साथ तय हो गई, लेकिन उनकी जाति सन्नाटा एक बार फिर से छा गया। माँ, पिताजी, इन सब की जाति सन्नाटा कितना ज्यादा हो गया ना। मुझे तो अपनी सासू की आवाज तक सुनाई दे रही है। कुछ महीने बाद शेखर की शादी ममता के साथ हो गई। शेखर, जब आप मुझे देखने आए थे तो सिर्फ 50 लोग थे। हाँ ममता, दरअसल बात यह है कि बड़े पापा का परिवार और छोटे पापा का परिवार अमेरिका में फंसा हुआ है। इसी वजह से वो शादी में नहीं आ पाए। जब वो लोग आ जाएंगे तो 200 से ज्यादा लोग दिखाई देंगे यहाँ। ये सब सुनकर ममता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे बहू, तुझे छोले भटूरे बनाने आते हैं क्या? हाँ सासू माँ, मुझे बहुत अच्छे छोले भटूरे बनाने आते हैं। और आपने तो मेरे मन की बात ही छीन ली। मुझे भी छोले भटूरे बहुत पसंद है। फिर तो बहुत अच्छी बात है बेटा। हमारे घर में सभी लोगों को छोले भटूरे बहुत पसंद है, लेकिन बनाना किसी को भी नहीं आता। हर महीने मुझे बाहर से छोले भटूरे बनाने पड़ते हैं। जल्दी से हम सबके लिए छोले भटूरे बना दे। अरे कोई बात नहीं सासू माँ, आप परेशान न होइए, मैं छोले भटूरे का इंतजार करिए। जीते रहो तो तुम्हें पाकर हमारा पूरा परिवार धन्य हो गया। देख रहे हो दीदी, हमारे घर के पुरानी साइडों को लग रहा है कि सासू माँ इसे बहुत प्यार करती है, लेकिन शायद इसे नहीं पता कि ये हमारे चक्करों में फंस गई है। तुमने बिल्कुल सही कहा माया। भटूरे बनाते बनाते कुछ ही दिनों में इसकी हालत खराब हो जाए, तब पता चलेगा इसे। पूरे परिवार के लिए ममता ने छोले भटूरे बनाए। सबके लिए 2-3 भटूरे अगर वो बनाती है तब भी लगभग 1000 तो वही चाहिए। सासू में छोले भटूरे तैयार है, आप सब लोग बैठिए, हम लोग अभी लेकर आते हैं। सब लोग खाने की टेबल पर बैठ गए, तभी वहां पर उसकी जेठानी आ गई। देवरानी जी, क्या कहा आपने? हम लोग लेकर आते हैं। आज तेरी पहली रसोई, इसलिए सबको खाना तो अकेली परोसेगी। ये इस घर का नियम है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। कोई बात नहीं जेठानी जी, मुझे पहली बार इतने सारे लोगों के साथ रहने का और उनकी सेवा करने का मौका मिला है। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या हो सकती है। ममता ने खुशी खुशी सभी को खाना परोस दिया। पूरे परिवार को छोले भटूरे बहुत पसंद आए। ममता, तेरे हाथ में तो जादू है। आज के बाद इस घर में छोले भटूरे के अलावा कुछ नहीं बनेगा। बिल्कुल सही कहा तुमने भाग्यवान। बहू साक्षात अन्नपूर्णा है। हमारा परिवार जनसंख्या की दृष्टि से तो बहुत आगे है, लेकिन लोग देखने में भी बहुत आगे है। सासू माँ, ससुर जी, मैं बचपन से बहुत छोटे परिवार में रही हूँ। यहाँ तक कि हमारे गाँव में सिर्फ अकेला ही गाँव है। आप लोगों ने देखा ही है, इतने बड़े परिवार की सेवा करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे परिवार ने उसकी तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए, क्योंकि अब उनके परिवार को भटूरे बनाने वाली बहू के रूप में एक नौकरानी मिल चुकी थी। उनका परिवार सुबह शाम ममता से सिर्फ छोले भटूरे, हमारे घर में कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं। मैं उन सभी को तेरे हाथ के छोले भटूरे खिलाना चाहती हूँ। कई महीने बीत चुके थे, इसीलिए ममता छोले भटूरे बनाने का नाम सुनते ही डर जाती थी, लेकिन काम तो उसे करना ही था। ठीक है सासू माँ, कितने लोगों के लिए बनाने हैं? 400-500 लोगों के लिए बना दे। ये सुनकर ममता घबरा गई। कभी कभी सोचती इतना बड़ा परिवार में बनाना कैसे होगा? ये परिवार ही इंसान पैदा करने की मशीन है। ममता दूसरे घर चली गई, सभी के लिए छोले भटूरे बनाने लगी। मुझे भी बड़े परिवार में जाना था, लेकिन छोटे परिवार में भी छोले भगवान शाम खाने से ही कहा था कि किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात से तुम्हें मिलाने में लग जाती है। अब जो पूरी कायनात मेरे लिए काम कर रही थी तो इतना बड़ा परिवार तो मिलना ही था। कम से कम 2000 भटूरे बनाते बनाते उसकी सांस फूल गई और वो वहीं बेहोश होकर गिर गई। आप तो अपने किसी बहुत बड़े होटल में काम करती है क्या? अरे नहीं डॉक्टर साहब, मेरी बीवी किसी होटल में काम करेगी। आप तो मुझे जानते हैं ना। दरअसल इसकी पूरी बॉडी के अंदर तेल और मसाले के तत्व चिपक चुके हैं। ऐसा उन्हीं के साथ होता है जो 8 घंटे से ज्यादा रसोई घर में बिताते हैं। सही टाइम पर है, वरना उनको तो लेकर बैठने को कुछ भी नहीं। डॉक्टर साहब ने इसे कम से कम 15 दिनों के लिए एडमिट कर दिया। छोले भटूरे के लालच में हम लोगों ने बहू के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। बेचारी लड़के बची है। तुम सब इसकी मदद नहीं करती थी क्या रसोई घर में? माँ जी, हम ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर सकते हैं? सिर्फ मसाले बना के दे सकते हैं, बाकी सारा काम तो इसे करना पड़ता है ना। आप इतनी ज्यादा तारीफ करती कि वो बेचारी माफी नहीं कर पाई, पर मेरे दिमाग के घर से घर आए। आप सब लोग काम करके सुन लीजिए, मैं
मैं इन दोनों को ममता की हालत देख रहा था और कुछ कह नहीं पा रहा था। और आप लोग मुझे बीवी का गुलाम करने लगे, लेकिन इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। डॉक्टर साहब ने लगभग 6 महीने तक केवल और मसालेदार खाना खाने के लिए भी मना किया है और किचन में जाने के लिए तो पूरी तरह से मना किया है। लेकिन पूरे परिवार को पहले ही अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए उसके ससुर ने कहा, बेटा मैं तेरी सास को बहस से कुछ नहीं बोल पा रहा था। हम ऐसी भी तुझे अब इतनी मेहनत नहीं करने देंगे। अब तो घर का कोई काम नहीं करेगी, कम से कम 2 साल, और उसके बाद भी कभी छोटी मोटी बना दिया करना बस। इतना बड़ा परिवार नहीं चलेगा। अगर आप लोगों की सेवा करते करते मेरी जान भी चली जाती तो भी मुझे किसी बात का दुख नहीं होता। ये तो फेंकने में सासू माँ से भी बड़ी निकली, परिवार का असर तो पड़ेगा ही। तो इस तरह से उस दिन के बाद से उनके पूरे परिवार ने ममता को ज्यादा काम नहीं करने दिया।